और एक क्लास। आज हमारे पास एक और लेक्चर है फॉर द चैप्टर ऑफ एंजाइम्स। तो अगर हम एक रिकैप करें कि हमने लास्ट क्लास में क्या चीजें डिस्कस करी थी, तो हमने एक दूसरी बुक से लेक्चर अपना स्टार्ट किया था। और इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एंजाइम और एंजाइम का बेसिक फंक्शन, बेसिक कैटेगराइजेशन एंजाइम की, एंजाइम के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हमें ये तो पता चल गया कि एंजाइम्स का काम होता क्या है। हमें पता चल गया कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं। हमें ये पता चल गया कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं, रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, और वो खुद चेंज नहीं होते। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है एंजाइम की जो हमने पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास ये है कि हमें एंजाइम का काम तो पता चल गया, हमें ये पता लगाना होगा कि एंजाइम काम करता तो है लेकिन वो कैसे करता है, वो चीज हम आज पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का जो एक्शन होता है वो किस तरीके से। The action of enzymes is related to its structure, which is complex and three-dimensional. Each enzyme has a dimple or groove of a specific shape called the active site into which substrate can fit. हर एंजाइम का शेप जो होता है वो यूनिक होता है और स्पेसिफिक होता है। और हर एंजाइम का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और थ्री डायमेंशनल होता है, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एक 3D स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये चीज हो गई। हर एंजाइम के अंदर एक डिंपल होता है या फिर एक ग्रूव होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक साइड के ऊपर ऐसा गैप होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। वो एक्टिव साइट वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट जो एंजाइम जिस पे काम कर रहा होता है वो सबस्ट्रेट आके उस जगह पे फिट होता है, और फिर उसका रिएक्शन होता है, और फिर वो सबस्ट्रेट दो प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड होके वहां से निकल जाता है। तो ये हमारे पास एक मोड ऑफ एक्शन है, बेसिक एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन ये होता है। In order to explain the mode of action of enzyme, Fischer proposed a key lock theory, which was later improved by Paul Felder and D.D. Woods. अच्छा, एंजाइम्स के मोड ऑफ एक्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 1990 1898 के अंदर एक साइंटिस्ट थे फिशर के नाम से। उन्होंने एक थ्योरी बताई थी लॉक एंड की थ्योरी के नाम से, या फिर की लॉक थ्योरी आप कह लें उसको। की लॉग थ्योरी उन्होंने बनाई थी वो एंजाइम के एक्शन को डिफाइन करने के लिए कि एंजाइम काम किस तरीके से करता है। उस थ्योरी को बाद में इम्प्रूव किया था दो और साइंटिस्ट ने, पॉल फिल्डर और डी डी वुड्स के नाम से। They proposed that the particular enzyme acts on a particular substrate, like particular lock can be unlocked by a particular. This theory depends upon physical contact between substrate and enzyme molecule. इस थ्योरी के अंदर बताया क्या गया था कि एक एंजाइम सिर्फ एक किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकता है और किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर काम नहीं कर सकता है। इन्होंने ये बताया था कि एक एंजाइम के ऊपर एक खास किस्म का सबस्ट्रेट आके लगेगा, कोई और किस्म का सबस्ट्रेट आके उस एंजाइम के ऊपर नहीं लग सकता है। बिल्कुल वैसे ही कि कोई एक ताला अगर होता है तो वो ताला सिर्फ एक ही चाबी से खुल सकता है, किसी और ताले की चाबी उसके अंदर लगाएंगे तो वो ताला नहीं खुलता है। वही थ्योरी इन्होंने इधर भी अप्लाई करी कि एंजाइम हमारे पास तभी काम करता है जब उसका खास सबस्ट्रेट आके लगता है। कोई और सबस्ट्रेट आके लग भी जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा। ये चीज हो गई। अच्छा, the active site of each enzyme that has a distinct shape and distribution of charge which is complementary to its substrate, like lock-in, where a lock allows very few keys to fit in. Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react with the rejecting even fairly similar molecules. जिस तरीके से एक ताला हमारे पास होता है, उसी तरीके से एक ताले की जगह पे हमने एंजाइम को रख दिया है। ठीक है, एक ताला हमारे पास है, उसके भी हमारे पास नीचे एक सुराख होता है जिसके अंदर हम चाबी लगा के उसको खोलते हैं। तो एंजाइम के पास भी हमारे पास एक तरीके का सुराख होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पे डिफरेंट सबस्ट्रेट्स यानी चाबियां आके लगती है। तो एंजाइम हमारे पास लॉक हो जाता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो हमारे पास की हो जाता है। हर एंजाइम की अलग अलग की होती है, यानी हर एंजाइम का अलग अलग सबस्ट्रेट मौजूद होता है। अब मेरे पास एक किस्म का एंजाइम मौजूद है, अब उसके अंदर मेरे पास काफी सारे सबस्ट्रेट्स मौजूद हैं अलग अलग किस्म के। मैं हर सबस्ट्रेट लाइन से लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा, लगाता जाऊंगा। वो सारे सबस्ट्रेट लग तो जाएंगे लेकिन वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ताले के अंदर चाबी लग तो जाती है किसी और ताले की, लेकिन वो खुलता नहीं है। उसी तरीके से एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट लग तो जाएगा लेकिन वो एंजाइम काम नहीं करेगा। जब तक वो स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट आके लगेगा तो ही एंजाइम उसके ऊपर काम करेगा, वरना एंजाइम उसके ऊपर काम नहीं करेगा।
तो उसी तरीके से हमारे पास किसी एक एंजाइम का काम करवाने के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके लगता है, ठीक हो गया। कुछ और एंजाइम्स, कुछ और सबस्ट्रेट्स भी वहां आगे लग सकते हैं, जिसी तरीके से कुछ और किसी एक ताले के अंदर कुछ और चाबियां भी लग सकती हैं, लेकिन वो ताला खुलता नहीं है। उसी तरीके से एंजाइम के अंदर कुछ और किस्म के सबस्ट्रेट लग सकते हैं जो दिखने में सिमिलर होंगे, थोड़े बहुत सिमिलर होंगे, वो भी लग जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। काम सिर्फ वही एक सबस्ट्रेट करेगा जिसका स्पेसिफिक शेप वहां पे फिट होता है। ये हो गया। On the other hand, some molecules may be able to fit in the active site of an enzyme but do not have a chemical bond upon which the enzyme can act, so no reaction occurs. इसी तरीके से कुछ और एंजाइम, कुछ और हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिव साइट के अंदर लग जाते हैं, वहां पे एक्टिव साइट के अंदर लग जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अलावा कुछ और मॉलिक्यूल्स भी वहां पे लग तो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉन्डिंग वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनका शेप ऐसा नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एंजाइम हमारे पास काम नहीं करता। कोशलैंड हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे 1959 के अंदर, उन्होंने एक और चीज बताई थी इंड्यूस फिट मॉडल के नाम से। एक और थ्योरी आई थी 1959 के अंदर इंड्यूस फिट मॉडल के नाम से। He stated that when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure. This change enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively. अच्छा, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी कोशलैंड ने? इन्होंने थ्योरी दी थी इंड्यूस फिट। इंड्यूस फिट का मतलब ये होता है कि जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर आके लगता है, उसी एंजाइम का सबस्ट्रेट है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट जब आके उस एंजाइम के अंदर लगता है, जब वो बॉन्डिंग करता है, तो उस बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है, एंजाइम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है थोड़ा सा, और वो एंजाइम काम करना शुरू कर देता है। तो इसी रीजन की वजह से अगर कोई और सबस्ट्रेट आके वहां पे लग भी जाता है एक्टिव साइट के अंदर, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना सकता, तो एंजाइम चेंज नहीं होता। एंजाइम चेंज नहीं होता तो एंजाइम काम नहीं कर पाता। वरना तो उसूलन बात यही थी ना, जो हमारे पास लॉक एंड की हाइपोथेसिस था, उसके अंदर क्या बात थी कि सबस्ट्रेट आके लगता है और काम हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी सोचते थे अगर किसी और तरीके का सबस्ट्रेट आके लग गया तो भी काम हो जाएगा। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए कोशलैंड ने थ्योरी बताई इंड्यूस फिट मॉडल, कि एंजाइम अपना स्ट्रक्चर बदल लेता है जब उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट उसके पास आके लगता है। जैसे ही स्ट्रक्चर बदलता है वो काम करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई और सबस्ट्रेट आगे लगेगा भी, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंड्यूस फिट नहीं हो पाएगा वहां पे। ये चीज होती है। अच्छा, अब ये चीज अगर आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एंजाइम की, ऐसे हमारे पास ये और एग्जाम्पल दी है कि वो किस तरीके से डिवाइड होता है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम का एक टॉपिक है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि उसके अंदर हमारे पास एंजाइम्स की टाइप क्या होती है, होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज जो हमने डिस्कस नहीं करी थी वो ये बात है कि अगर एक एंजाइम के अंदर सिर्फ प्रोटीन्स है, ठीक है, यानी सिंपल एंजाइम है, कोई कोफैक्टर नहीं है, कोई कोएंजाइम नहीं है, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है उसके अंदर, तो सिर्फ वो सादा सा एंजाइम है, तो उस एंजाइम को हम क्या कहेंगे, प्रोटियो एंजाइम, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल हैं, तो वो प्रोटियो एंजाइम कहलाएगा। ठीक है, बाकी होलो एंजाइम तो हमें पता है क्या चीज होती है, एपो एंजाइम भी हमें पता है क्या चीज होती है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का भी हमें पता है क्या। इसी बेसिस पे हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स एंड होलो एंजाइम्स आर ऑफ फ्यू टाइप्स। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे कोएंजाइम्स के बारे में और कोफैक्टर के बारे में, कि वो क्या चीज है हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से हमारी जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसके ऊपर असर पड़ता है, हमारा एंजाइम जो होता है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, या फिर उसकी एक्टिविटी पे कोई ना कोई चेंज आता है। कुछ फैक्टर्स हमारे पास है, 6 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे दिए हुए। कौन से फैक्टर्स हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कितनी अमाउंट में सबस्ट्रेट मौजूद है, ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर का होता है। तीसरा पीएच का होता है। चौथा कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स का होता है, ठीक है। कोएंजाइम्स की टाइप्स होती हैं जो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम को, और जो इनहिबिट करते हैं, जो रोक देते हैं एंजाइम को। इनहिबिटर्स वो होते हैं जो किसी काम को होने से रोक दें, एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो किसी काम को करवाएं। ये हमारे पास हो गया। पांचवा हमारे पास फैक्टर है वाटर का, और छठा फैक्टर रेडिएशन का। अच्छा, इनको बारी बारी अगर हम डिस्कस करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का क्या असर पड़ता है एंजाइम पे? The rate of reaction increases with an increase in the concentration of substrate until the available enzyme becomes saturated with the substrate.
there is no increase in the enzyme activity to a certain higher level of substrate concentrations. At a very high concentration, the substrate exerts a retarding effect upon enzyme action. This may be due to two reasons: higher quantity of substrate than enzyme, accumulation of end product in high quantity. Hence, substrate enzyme concentrations are directly proportional onto a certain maximum velocity. अच्छा, इसके अंदर अगर मैं आपको ये बात ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो होता क्या है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा सा बीकर है, ठीक है, ये मेरे पास एक बीकर है बड़ा सा, इस बीकर के अंदर मेरे पास एंजाइम्स मौजूद है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि एंजाइम हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, ये मेरे पास एंजाइम होगा, ये मेरे पास एक किस्म का एंजाइम होगा, और इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, इसका सबस्ट्रेट एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, जो कि आसानी से जाके यहाँ पे फिट हो सकता है। अब मेरे पास इस बीकर के अंदर काफी सारे एंजाइम्स, यही एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है, ये मेरे पास एंजाइम मौजूद है यहाँ पे, ये भी एंजाइम मेरे पास मौजूद है, ये भी एंजाइम मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे भी सारे के सारे एंजाइम्स मेरे पास सेम ही मौजूद है, सारे सेम एंजाइम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है क्या, टोटल मेरे पास 7 एंजाइम्स यहाँ पे मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एंजाइम्स मौजूद है। मैंने क्या किया, मैंने सबस्ट्रेट जो था मेरा ट्राइंगल सबस्ट्रेट था, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक सबस्ट्रेट डाल दिया यहाँ, तो वो एक सबस्ट्रेट यहाँ पे इस वाले एंजाइम के पास गया, काम किया और खत्म हो गया, ठीक है, बात बराबर हो गई, फौरन से रिएक्शन हो गया, हमारे पास सिर्फ एक सबस्ट्रेट था। अगर मैं दो सबस्ट्रेट डाल देता है, अगर मैं दो सबस्ट्रेट डाल देता तो क्या होता, एक इसके पास चले जाता, एक इसके पास चले जाता, काम हो जाता, अभी भी कोई हमारे पास असर नहीं पड़ता, रेट थोड़ा सा बढ़ जाता हमारे पास, और कुछ नहीं होता कि दो एंजाइम्स अब काम कर रहे हैं, पहले एक काम कर रहा था, अब दो एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो नहीं, मैं 3 डाल देता, तो 3 के अंदर जाके लग जाता, फिर भी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता। अगर मैं 4 डाल देता, तो 4 के अंदर जाके लग जाता, तो भी हमारे पास रेट बढ़ जाता। अगर मैं एक और डालता तो ये इस वाले के पास जाके लग जाता, एक और डालता तो ये इस वाले के पास जाके लग जाता, एक और डाल देता तो ये इस वाले के पास जाके लग जाता। अब मेरे पास टोटल 7 सबस्ट्रेट्स है और 7 एंजाइम्स है, सातों के सातों मेरे पास एंजाइम जो होंगे वो बुक हो जाएंगे, ठीक है, सातों के सातों एंजाइम्स के पास कोई खाली जगह नहीं होगी, कोई और एक्स्ट्रा एंजाइम है भी नहीं है मेरे पास, जितने भी एंजाइम्स थे सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे अपना काम कर रहे हैं, कोई भी एंजाइम फारिग नहीं बैठा हुआ। तो इस वाले स्टेज के ऊपर, जिसमें सारे एंजाइम्स हमारे पास बुक हुए हुए हैं, सारे एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं, कोई भी एंजाइम खाली नहीं है, ये वाला स्टेज जो होगा ना हमारे पास, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी सबसे ज्यादा इस वाले स्टेज के ऊपर होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे एंजाइम्स बुक हुए हैं। अगर मैं एक और सबस्ट्रेट बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, वो सबस्ट्रेट कहीं भी नहीं लग सकता, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वो सबस्ट्रेट बढ़ाना बेकार हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट कहीं लग ही नहीं सकता, क्योंकि सारे एंजाइम्स की जगह तो अभी बुक हुई है। मैं एक और बढ़ा देता हूँ तो भी कोई फायदा नहीं होगा, मैं एक और बढ़ा दूं कोई फायदा नहीं होगा, मैं सबस्ट्रेट बढ़ाते जाऊंगा, कोई फायदा कोई भी नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा वही का वही रहेगा, क्योंकि अभी तक मेरे सारे एंजाइम्स जो है वो बढ़ ही नहीं रहे, मेरे पास एंजाइम तो बढ़ नहीं रहे ना, मेरे पास सबस्ट्रेट ज्यादा हो रहे हैं, एंजाइम तो वही मेरे पास 7 है। अगर मैं एंजाइम भी बढ़ाता तो बात होती, लेकिन मैंने एंजाइम उतने ही रखे हैं, 7 ही है, सबस्ट्रेट में बढ़ाता जा रहा हूँ, कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम तो उतने ही है, उतने ही काम करेंगे वो। तो यही चीज हमारे पास ये होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के अंदर, कि जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, 1 2 3 4 बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। लेकिन एक लिमिट हमारे पास आती है जब क्या होता है कि हम सबस्ट्रेट बढ़ाते भी जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम्स बुक हो जाते हैं, ठीक हो गया। और अगर हम उसके बावजूद भी इन सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है। क्यों, अगर मैं सबस्ट्रेट इसके अंदर बढ़ाता जाऊं, बहुत सारे सबस्ट्रेट मैं कर दूं, इतने सारे सबस्ट्रेट कर दूं कि बीकर में जगह ही ना बचे, सबस्ट्रेट ही सबस्ट्रेट हो जाए, तो एंजाइम जब काम करेगा इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, तो सबस्ट्रेट को 2 में तोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंजाइम आके लगा, ये सबस्ट्रेट आके लगा, इसने 2 में तोड़ा, अब 2 में तोड़ने के बाद इस बीकर के अंदर और जगह है ही नहीं, और जगह है ही नहीं इस बीकर के अंदर, क्योंकि इतने सारे सबस्ट्रेट भर गए कि प्रोडक्ट को रखने की जगह ही नहीं हो रही। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इतने ज्यादा सबस्ट्रेट रखने का नुकसान क्या हो जाएगा, कि हमारे पास हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट हो जाएगी, और दूसरा असर क्या पड़ेगा कि एंड प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी।
एंड प्रोडक्ट जमा होना शुरू हो जाएगा वहां पे, और वो कोई जगह नहीं छोड़ेगा। जितनी भी खाली जगह होगी सारी की सारी भर जाएगी, और ज्यादा एंड प्रोडक्ट आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये चीज हमारे पास हो जाएगी। Hence, substrate and enzyme concentration are directly proportional. इसके अंदर यही बताया था कि एक वक्त आता है, एक लिमिट होती है कि चीजें बढ़ रही होती हैं, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो एक्टिविटी भी बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त आता है वो कांस्टेंट हो जाती है, और अगर हम उसके बाद भी एक्टिविटी सबस्ट्रेट बढ़ाता रहे तो वो हमारे पास नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। ये हमारे पास इस किस्म का ग्राफ बनता है सबस्ट्रेट और एंजाइम की एक्टिविटी का। ये हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर का होता है कि टेम्परेचर का असर क्या पड़ता है हमारे पास। एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, मतलब उनको थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर का चेंज होगा तो एंजाइम अपने ऊपर अफेक्ट हो जाएंगे। क्या होता है, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी। हर एंजाइम का ऐसा टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, जिस तरीके से हर इंसान का अपना फेवरेट मौसम होता है ना, कि वो उस मौसम के अंदर सारे काम करेगा कि उसे वो मौसम उसे पसंद है, उसी तरीके से एंजाइम्स का भी अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि वो उस टेम्परेचर के अलावा काम तो करेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जितना वो उस खास टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे। above and below this temperature its rate of reaction decreases. अगर उस टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए टेम्परेचर तो भी वो सही काम नहीं कर पाएंगे, अगर उस टेम्परेचर से कम हो जाए तो भी वो सही काम करेंगे लेकिन अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। Most of the enzymes are highly active at about 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, मतलब उन सारे एंजाइम्स की ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनका और ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और जो 37 डिग्री वाले एंजाइम्स होते हैं ना, जो 37 डिग्री के ऊपर काम करते हैं, वो क्या होता है 100 डिग्री के ऊपर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं अगर उनको 100 डिग्री के ऊपर आप रख देंगे, 100 डिग्री को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, वो तो 37 डिग्री के ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। और अगर उनको 0 डिग्री के ऊपर हमने रख दिया तो वो हमारे पास बिल्कुल खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो उनकी एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, वो बर्बाद नहीं होंगे लेकिन उनकी एक्टिविटी जीरो हो जाए। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास एंजाइम डिस्ट्रॉय होगा, अगर हम टेम्परेचर कम होते जाएंगे तो एंजाइम हमारे पास फ्रीज होने की तरफ आएगा, वो काम अपना रोक देगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एंजाइम खराब हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एंजाइम ठंडा होता जाएगा, वो काम रोकता जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, काम रोकता जाएगा। यह हमारे पास फर्क होता है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करना। तीसरी पॉइंट है हमारे पास पीएच का, कि पीएच का असर हमारे पास क्या पड़ता है। जिस तरीके से टेम्परेचर, कोई खास टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम काम कर रहा है तो उस तरीके से कोई खास पीएच के ऊपर एंजाइम काम करता है। हमारे मुंह का पीएच अलग होता है, पेट का पीएच अलग होता है, इंटेस्टाइन का पीएच अलग होता है। तीनों जगहों के ऊपर एंजाइम्स अलग अलग मौजूद है। हर पेट का जो पीएच है उसका एसिडिक पीएच होता है, तो वो वाले एंजाइम्स एसिडिक पीएच ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं। मुंह का जो पीएच होता है वो 6 के करीब होता है, तो वो वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो 6 का पीएच ऑप्टिमम रखते हैं। तो अगर मुंह वाले एंजाइम्स को पेट में भेज दूं मैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेट का पीएच कम होता है। ये हमारे पास पीएच का इफेक्ट आता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोएंजाइम्स, एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स की बात आती है कि कोएंजाइम्स हमारे पास एंजाइम एक्शन इज फ्रीक्वेंटली एक्सेलरेटेड और इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। अच्छा, सबस्ट्रेट के अलावा एक तो सबस्ट्रेट होता है जो कि एक्टिव साइट के अंदर आके लगता है, उसके अलावा कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स हमारे पास एंजाइम के पास आके एंजाइम में लग सकते हैं। उनकी वजह से होता क्या है, या तो एंजाइम अपना काम बढ़ा देता है या तो एंजाइम अपना काम कम कर देता है और रुक जाता है। ये दो में से कोई एक चीज हो सकती है। तो उन मॉलिक्यूल्स को तीन कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया है। किन मॉलिक्यूल्स को? उन मॉलिक्यूल्स को जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को या तो रुकवा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तीन कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली कैटेगरी है कोएंजाइम की, दूसरी है एक्टिवेटर की और तीसरी है इनहिबिटर की। कोएंजाइम्स क्या होते हैं? इफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट इज कॉल्ड अ कोएंजाइम। अगर जो इन मॉलिक्यूल आके हमारे पास लग रहा है एंजाइम के अंदर वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, मतलब उसके अंदर कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो कोएंजाइम कहलाया जाएगा। ठीक है, विदाउट कोएंजाइम सर्टेन एंजाइम्स आर अनेबल टू फंक्शन। कोएंजाइम, जैसा कि हमने पिछली दूसरी बुक के अंदर भी पढ़ा था कि कोएंजाइम्स हमारे पास जरूरी एंजाइम्स होते हैं। अगर कोएंजाइम किसी एंजाइम के पास आके नहीं लगता है तो एंजाइम अपना काम नहीं कर पाता है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोएंजाइम होना जरूरी होता है। ठीक है, कोएंजाइम हमारे पास क्या चीज हो गई? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है।
इसकी एग्जांपल हमारे पास है कोएंजाइम ए हो गया, NAD हो गया, FAD हो गया, ये कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन। मोस्ट विटामिन्स आर कोएंजाइम्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच कोएंजाइम्स आर मेड। तकरीबन जो ज्यादातर कोएंजाइम्स होते हैं वो एक्चुअली में हमारे पास विटामिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये हमारे पास कोएंजाइम्स हो गए। दूसरा हमारे पास एक्टिवेटर्स होते हैं। एक्टिवेटर्स हमारे पास क्या चीज होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो कोएंजाइम्स होते हैं, जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं होता। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं, इसीलिए उनका नाम एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर हो गए मतलब वो एक्टिवेट करा रहे हैं एंजाइम को, वो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हो गया और हमारे पास जो जिंक हो गया, ये हमारे पास एंजाइम्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कराते हैं। मैग्नीशियम जो होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो एंजाइम जो फॉस्फेटेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। जिंक हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कराता है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास इनहिबिटर्स की। इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम के काम को रोक देते हैं। ठीक है, एंजाइम के काम को रोक देते हैं, एंजाइम को रोक देते हैं पीछे कि भाई वो काम सही से ना कर पाए। इनहिबिटर्स का काम ये होता है। अच्छा, inhibitors may act by combining directly with the enzyme or they may react with the activator, therefore activator does not remain available to the enzyme for activation। अच्छा, inhibitors जो होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं, या तो वो डायरेक्ट एंजाइम को जाके अटैक करेंगे, ठीक है, ताकि एंजाइम काम ना कर पाए, या तो वो एंजाइम के एक्टिवेटर को जाके अटैक करेंगे। जो एक्टिवेटर एंजाइम को बढ़ाने के लिए आ रहा था ना, उस एक्टिवेटर के ऊपर अटैक कर देंगे ताकि वो एक्टिवेटर जा ना पाए और एंजाइम हमारे पास एक्टिवेट ना हो पाए। ये दो तरीके होते हैं इनहिबिटर्स के काम करने के। अच्छा, इनहिबिटर्स हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं। Some inhibitors resemble the normal substrate molecule and compete for admission into the active site। इनहिबिटर्स हमारे पास दो किस्म के आते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, दो तरीके के इनहिबिटर्स आ गए, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं सही से, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एंजाइम मौजूद है, ठीक है, ये एंजाइम मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पास है क्या, इसका सबस्ट्रेट कैसा है, ये इसका सबस्ट्रेट है। इसके सबस्ट्रेट को अगर मैं किसी और कलर से आपको बना के दिखाऊं, ब्लैक कलर से अगर मैं सबस्ट्रेट बना के दिखाऊं, तो ये मेरे पास सबस्ट्रेट है। अब होगा क्या, ये सबस्ट्रेट जाके आसानी से लग सकता है क्योंकि एक्टिव साइट सबस्ट्रेट की शेप की बनी हुई है, ये आसानी से जाके लग जाएगा। नॉर्मली ये रिएक्शन होगा। अगर हम इनहिबिटर्स की बात करें तो पहली टाइप हमारे पास इनहिबिटर्स की होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इस किस्म का होगा, इसमें नोक नहीं होगी, ऐसा होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसा है। अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो दोनों की शेप सेम है, सबस्ट्रेट की भी और इनहिबिटर की भी। तो ये सबस्ट्रेट की जगह जाके लग जाएगा। ये वाला इनहिबिटर क्या होगा, सबस्ट्रेट से पहले जाके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे जाके लग जाएगा, जगह को फिल कर देगा, सबस्ट्रेट आके नहीं लग पाएगा, एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। ये वाले सब इनहिबिटर कौन से होते हैं, ये होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हमारे पास हो गए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनकी शेप से ही आपको पता चल रहा है ये कॉम्पिटिटिव है, ये कंपटीशन करते हैं किससे, सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं ताकि सबस्ट्रेट ना लग पाए, हम पहले जाके लग जाए, ये कॉम्पिटिटिव होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और इनहिबिटर होता है जिसको मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल इस कलर का इनहिबिटर। ये इनहिबिटर कहाँ आके लगता है, हमारे पास एंजाइम के अंदर पीछे की साइड पे एक और साइट होती है, यहाँ ये एक और जगह होती है, यहाँ बैक साइड के ऊपर एक और जगह होती है, यहाँ पे आके ये वाले सबस्ट्रेट आके, ये वाला इनहिबिटर आके लग जाता है, ये यहाँ आके लग जाता है। ये एक्टिव साइट में तो नहीं लगता, लेकिन ये एक्टिव साइट के अलावा किसी दूसरी साइट के ऊपर आके लग जाता है। जब ये दूसरी साइट के ऊपर आके लगता है ना, तो ये एक्टिव साइट को बर्बाद कर देता है। एक्टिव साइट को बर्बाद करने से मुराद एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देता है। ठीक है, अगर एक्टिव साइट हमारे पास इस शेप की थी पहले, तो अब ये एक्टिव साइट को किस शेप का कर देगा, इस शेप का कर देगा। फॉर एग्जांपल इस शेप का कर देगा, ये हमारे पास एक्टिव साइट को इस शेप का कर देगा। तो अब ये सबस्ट्रेट आके लग ही नहीं सकता, अब तो ये ट्रायंगल बन गई, सबस्ट्रेट नहीं आके लग पाएगा। तो ये वाले जो इनहिबिटर होते हैं इनको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये सबस्ट्रेट का कंपटीशन नहीं करते, ये एंजाइम को ही बदल देते हैं ताकि सबस्ट्रेट आके लग ही नहीं पाए। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हमारे पास।
कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी आप जब एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है, और नॉन कॉम्पिटिटिव भी वही लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा। अब इसको मसले को हल करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ये सोल्यूशन कैसे निकलता है हमारे पास। अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहीं पे लगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर हमारे पास आगे लग जाता है जगह पे एक्टिव साइट की, तो हमारे पास तरीका क्या होता है सॉल्व करने का उसको, कि हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते। ठीक है, अगर हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके लग जाएगा तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर मैं हटाऊं तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे ये नहीं लगता है, ये भी मेरे पास नहीं होता यहाँ पे, तो हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे। ये कॉम्पिटिटिव पहले लगा हुआ था यहाँ पे, ये कॉम्पिटिटिव यहाँ पे लगा हुआ था। जब हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे ना, तो ये कॉम्पिटिटिव अपने आप हट जाएगा, ये अपने आप हट जाएगा और सबस्ट्रेट अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, उसको आप नहीं हटा सकते। आप सबस्ट्रेट जितना भी बढ़ा दें वो नहीं हटेगा, क्योंकि वो लगा वही कहीं और है, वो किसी और जगह पे लगा पे, तो वो नहीं हटेगा। दिस अदर बाइंडिंग साइट इज कॉल्ड द एलोस्टेरिक साइट। ये वाली जो साइट होती है ना जहाँ पे ये नॉन कॉम्पिटिटिव आके बाइंड कर रहा है, ये वाली साइट जो है इसको तो हम एक्टिव साइट कहते हैं। जो ये वाली साइट है इसको हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट, ये हमारे पास एलोस्टेरिक साइट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास फर्क आता है दोनों साइट्स के अंदर और इनहिबिशन के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फीडबैक इनहिबिशन से स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे अपना।